चौबे चले थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौट गए। ईरान अमेरिका इजराइल वॉर में यही कहानी सामने आती हुई दिख रही है। ताजा खबर यह है कि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी और जॉर्डन में अमेरिका वाला जो थर्ड सिस्टम था उस पर ईरान ने जोरदार हमला किया है और 22,000 करोड़ से भी ज्यादा का अमेरिका का नुकसान इकट्ठे हो गया एक बार में। बताया जा रहा है कि अमेरिका के पास ऐसे सिर्फ 7-8 सिस्टम ही हैं, यानी इस जंग में ईरान वो कर रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं किया था। अमेरिका और इजराइल जिस हुंकार के साथ निकले थे, ऐसा लग रहा था कि 2-4 दिन में ही मैदान साफ कर देंगे, फिलिस्तीन बना देंगे ईरान को, लेकिन खेल पलटता हुआ दिख रहा है। वैसे तो युद्ध की ढेर सारी खबरें आप चारों तरफ से देख रहे होंगे, मगर आज हम थोड़ा सा मूल और इतिहास की बात करेंगे। हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को लोकतंत्र के नाम पर अगवा कर लिया, यानी किडनैप कर लिया। बाद में पता चला कि सारा खेला तेल का है। लोकतंत्र स्थापित करने के नाम पर ही ईरान में भी हमला किया गया और वहां के सर्वोच्च नेता खामेनेई की हत्या कर दी गई। लगातार हत्याएं चल रही हैं। तो सवाल यह है कि क्या सच में अमेरिका लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है या फिर लोकतंत्र के नाम पर डाकू बन गया है? आखिर अंदर का खेल क्या है, क्या चाहिए अमेरिका को? इसी पर आज चर्चा करेंगे। ये भी चर्चा करेंगे कि कैसे दुनिया की सबसे महंगी पार्टी जो ईरान में दशकों पहले हुई, उसने ईरान की पूरी व्यवस्था को बदल दिया। एक पार्टी जिसमें 50,000 गौरैया की मौत हो गई। आज ईरान के पिछले लगभग 70 साल के इतिहास को हल्का हल्का खंगालेंगे। देखेंगे कि कभी खुले विचारों वाला अमेरिका समर्थित ईरान इस्लामिक राज्य कैसे बना, इस्लामिक राज्य बन के भी खुश और मजबूत कैसे हो गया, बाद में बवाल क्यों होने लगा। यह भी देखेंगे कि लोकतंत्र के नाम पर अमेरिका ने किस तरीके से लगातार हत्याएं किया। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो अब तक शायद आपने सुना नहीं होगा, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से, और वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा यदि हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ईरान में होर्मुज के बंद होने का असर दिखने लगा है। तमाम दावों के बीच भारत में भी इसका असर आज दिख ही गया। 7 मार्च से घरेलू गैस के दाम 60 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गए। आगे अभी क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इतना तय है कि युद्ध लंबा चला तो सिर्फ ईरान ही नहीं, पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी होगी। होर्मुज का रास्ता कितना अहम है इसी से जान लीजिए कि यहां से भारत की 60% घरेलू गैस और 50% तेल आता है। साथ ही पूरी दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से आता है और गैस भी। भारत सरकार इस रास्ते से तेल और गैस लेकर आने वाले अपने जहाजों की सुरक्षा अमेरिकन नेवी से मांग रही है। सरकार चाहती है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आने वाले उसके तेल गैस को भारत में आने से पहले सुरक्षित रखा जा सके। ईरान में हो रहे युद्ध के चलते इस रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया है। हाल ही में खबर आई थी कि 24 घंटे में एक भी जहाज वहां से गुजरा नहीं। भारत सरकार ईरान से अपने देश के लिए लदे जहाजों के लिए रास्ता खुलवाने के प्रयास में है। वो चाहती है कि जब इस रास्ते से उसके गैस तेल गुजरे तब अमेरिकन नेवी उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी उठा ले, क्योंकि यहां पर कभी भी हमला होने की संभावना है। एक बार मान भी लिया जाए कि ईरान ने रास्ता दे दिया और हमला नहीं करने की शर्त भी मंजूर कर ली, लेकिन कहीं हिजबुल्लाह और हुती जैसे सशस्त्र संगठनों ने अमेरिकी सेना के ऊपर हमला बोल दिया और उसके बीच भारत का जहाज फंस गया, तब ऐसे में वहां मौजूद अमेरिकी सेना से बेहतर मददगार कौन हो सकता है? इन संगठनों ने यदि हमला नहीं भी किया तब भी कहीं अमेरिकी और इजरायली कार्रवाई के चपेट में ही भारतीय जहाज आ गए तब क्या होगा? दोनों तरह से कुल मिलाकर भारत का ही लंबा नुकसान होना तय दिख रहा है। ऐसे में यदि कहीं कतर, बहरीन, ओमान और सऊदी अरब जैसे देशों से गैस और तेल के आयात पर बात बन भी जाती है, तब भारत के लिए इस रास्ते का खुलना और सुरक्षित होना बड़ा जरूरी है। और यदि ऐसे ही रास्ता बंद रहा, हमले होते रहे, तो नुकसान के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि समुद्री परिवहन बीमा की प्रीमियम राशि में लगभग 50% की बढ़त हो चुकी है, यानी बीमा महंगा हो चुका है, 1.5 गुना हो चुका है। मतलब आज की तारीख में फारस की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र से कारोबार करने पर रिस्क बहुत ज्यादा है। इसलिए भी भारत सरकार इसको पूरी तरह से फुल प्रूफ कर लेना चाहती है। माना जा रहा है कि रूस से तेल खरीदने की छूट मिलने की बात भी इसी का हिस्सा हो सकती है। कई सारे किंतु परंतु के बीच सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका वाकई ईरान के यहां परमाणु बम बनाने का मसाला पा चुका था? क्या यदि ईरान पर हमला नहीं होता तब उसी परमाणु बम से ईरान, इजराइल और अमेरिका पर हमला कर देता? कहीं ऐसा तो नहीं कि इराक की ही तरह यहां भी कहानी लिखी और सुनाई जा रही है? क्या किसी भी देश के ऊपर लगातार इस तरह के आरोपों से इनकार करने के बावजूद हमला हो जाना लोकतांत्रिक है? क्या बिना किसी जांच दल की विस्तृत रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन के पटल पर रखे ही किसी देश के विरुद्ध युद्ध विश्व शांति के नाम पर छेड़ा जा सकता है? यदि इसका जवाब हां है, तब फिर एक तरफा कार्रवाई और तानाशाही क्या है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं खुफिया रिपोर्टों के नाम पर दुनिया में तेल का खेल बहुत ही शातिर तरीके से अमेरिका खेल रहा है, जिसकी भनक तक किसी को नहीं लग रही? या सबको सच पता है
है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटे बांधेगा कौन, यही वाली बात चल रही है। सबको डर लग रहा है, अमेरिका को बोलेगा कौन। डाउन टू अर्थ के मुताबिक यदि कच्चे तेल के दामों में $10 प्रति बैरल के भी दाम बढ़ जाते हैं तो भारत को 13 से 14 अरब डॉलर सालाना अतिरिक्त खर्चा करना पड़ जाएगा, जो भारत के लिए काफी महंगा साबित होगा। एक तरफ जहां भारत को ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी, दूसरी तरफ भारत की जनता को महंगाई की मार पड़ेगी, जो जनता पहले से महंगाई की मार झेलती आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका पूरी दुनिया को युद्ध के चक्कर में उलझाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। ट्रंप की नीतियों पर गौर करने पर यही नजर आता है कि उनके लिए अमेरिका को दोबारा महान बनाना ही सर्वोपरि नहीं है, उनके लिए यह भी जरूरी है कि और देशों की विकास रफ्तार को रोक नहीं सकते तो कम से कम बांध दिया जाए। हो सकता है ट्रंप को लग रहा हो कि चीन जैसा कोई और आर्थिक रूप से मजबूत देश न बन जाए। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि एक अमेरिकी नेता ने भारत के ही कार्यक्रम में कह दिया कि हम भारत को चीन की तरह आर्थिक शक्ति बनने का मौका नहीं दे सकते, हम इसको बांध के रखेंगे। तो सवाल वही है कि क्या अमेरिका ऐसी कुछ प्लानिंग कर रहा है कि एशिया सहित लैटिन अमेरिका और दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसा कोई देश न तैयार हो जाए जो चीन की तरह हो जाए और अमेरिका को आंख दिखा सके। यह सिर्फ कयास नहीं है, इसके लक्षण भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से ट्रंप दुनिया में अपने हिसाब से नई परिभाषाएं गढ़ रहे हैं उससे हर कोई अचंभित है, खुद अमेरिकी भी और उनके लत्ते जिगर यार बेंजामिन नेतन्याहू भी। याद करिए, अभी हाल ही में ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के गठन की घोषणा की, जिसमें $1 अरब देकर कोई भी देश मेंबर बन सकता है। यह योजना जिस तरह से ट्रंप ने बनाई है उससे तो लगता यही है कि खुद अमेरिका अब इजराइल पर भी अपना दबाव बढ़ाना चाहता है, क्योंकि जिस वेस्ट बैंक को लेकर फिलिस्तीनी काफी संवेदनशील थे, अब उनके ही बीच समुद्र के किनारे टूरिज्म को विकसित करने का अमेरिकी प्लान बना रहे हैं। ऐसे में जब अमेरिकी पूंजी यदि वहां लगेगी तब वहां इजराइल को किसी तरह की कोई कार्रवाई करने से पहले अमेरिका से पूछना पड़ेगा। गाहे बगाहे जिस तरह से वो फिलिस्तीनियों को दौड़ा लिया करता था, ऐसी बस्तियों के वहां बस जाने पर यह कैसे संभव होगा। अमेरिका की रुचि जिस तरह से मध्य पूर्व में बढ़ी है उससे एक बात साफ है कि यह क्षेत्र भी उसके निशाने पर आ चुका है। आज की तारीख में अमेरिका जहां चाहता है वहां अपने हित को साध रहा है। कई ऐसे मुद्दे आए जब विशेषज्ञों सहित दुनिया के कई देशों को लगा कि अमेरिकी नीतियों के विरुद्ध लोग खड़े होंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं, क्योंकि अमेरिका ने ऐसे लोगों को खत्म कर दिया। कुछ को ताकत के दम पर यानी बल के दम पर, कुछ को धन के दम पर यानी धल बल के दम पर। अमेरिका जो भी आवाज उठाता है या अमेरिका के हिसाब से नहीं चलता उसको समाप्त कर देता है। अमेरिका ने मध्य पूर्व पर ध्यान इसलिए भी लगाया है कि यहां जहां पर तेल जैसे महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है, वहीं अमेरिकी हथियारों के लिए भी एक बड़ा बाजार मौजूद है। चलिए जरा याद करते हैं कि अमेरिका ने हाल में किन किन लोगों को मारा है या फिर दूसरे देशों के हाथों से मरवाया है। कर्नल गद्दाफी को याद करिए, सद्दाम हुसैन को याद करिए और अब खामेनेई को। इनकी खता क्या थी? सिर्फ यही ना कि इन्होंने अमेरिका की बातें नहीं मानी। लीबिया और इराक आज की तारीख से बेहतर हालात में उस वक्त थे जब तथाकथित तानाशाह वहां हुकूमत करते थे। क्या किसी देश के नागरिक के पैदा होने से लेकर मरने तक का खर्चा वहां की सरकार उठा सकती है? आज इसे सिर्फ सोचा ही जा सकता है सपने में, जबकि यह सब कुछ लीबिया में हो रहा था। सद्दाम हुसैन के टाइम पे इराक के हालात आज के इराक से बेहतर थे। सद्दाम हुसैन को समाजवादी विचारों वाला माना जाता था। इराक में लड़कियां मेडिकल की पढ़ाई करती थीं। वहां के नागरिकों को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त प्राप्त थीं। उनके तकरीबन 24 साल के शासन में इराक ने काफी प्रगति की। हालांकि उनके विरोधी उन्हें कट्टर अरब राष्ट्रवादी बताते रहे, जो हर तथाकथित तानाशाह के साथ तमगे के रूप में जुड़ ही जाता है। ऐसे ही आरोप खामेनेई पर भी लगातार लगते रहे। उन्हें भी एक कट्टर इस्लामिक धार्मिक नेता के रूप में पेश किया जाता रहा। सबसे ज्यादा स्वतंत्रता, धार्मिक आजादी और लोकतंत्र की दुहाई देने वाला अमेरिका भूल जाता है कि उसने अफगानिस्तान में नजीबुल्लाह की समाजवादी सरकार को कट्टर तालिबानी सरकार से हटा दिया। तब क्या लोकतंत्र के मायने कुछ और थे और अब कुछ और है। ऐसे ही ईरान के बारे में हो रहा है। जिस हिजाब को हटाना आज लोकतंत्र की पहली शर्त बताई जा रही है, वो कभी ईरान में इस्लामिक क्रांति के पहले नहीं था। आज जिस रजा पहलवी को खामेनेई का उत्तराधिकारी ईरान में बताया जा रहा है, इनके परिवार का ही उस वक्त ईरान पर राज था। ये आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के सबसे छोटे बेटे हैं। फिलहाल अमेरिका में रहते हैं। ईरान में इस्लामिक क्रांति के वक्त इनकी उम्र 18 साल थी, आज इनकी उम्र 65 साल हो चुकी है। जो ईरान में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं कथित रूप से। इनके परिवार का जिस वक्त ईरान पर शासन था उस समय ईरान काफी लिबरल था। मोहम्मद शाह रजा पहलवी स्विट्जरलैंड में पढ़े थे। आज जिस लोकतंत्र की बात ईरान के भीतर बड़ी जोर शोर से की जा रही है उसको भी समझ ही लेते हैं। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं अतीत की उस पगडंडियों पर जहां से पश्चिमी देशों द्वारा प्रचारित तथाकथित लोकतंत्र गया और आज का ईरान धार्मिक तानाशाही वाला आया। बात है 1945 की। ईरान सहित मध्य पूर्व के कई क्षेत्रों में तेल की खोज होती है। इन्हें खोजने में अहम भूमिका निभाती है ब्रिटेन की ब्रिटिश पेट्रोलियम। इस समय
ईरान के बादशाह होते हैं मोहम्मद शाह रजा पहलवी। ईरान के शाह जो पश्चिमी विचारों से काफी प्रभावित रहते हैं, जनता की भलाई के लिए तेल के मुनाफे का 50% हिस्सा जनता के ऊपर ही खर्च करना चाहते थे, पर कंपनी इसके लिए तैयार नहीं थी। कंपनी का कहना था कि तेल उसने खोजा है और मुनाफा भी उसी का होना चाहिए। इनके शासनकाल में 1949 में ईरान के भीतर एक नए संविधान को लागू किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण पद मौजूद रहता है। इसी व्यवस्था के चलते 1952 में प्रधानमंत्री बनते हैं मोहम्मद मुसद्दिक। मुसद्दिक का ताल्लुक भी ईरान पर हुकूमत करने वाले परिवार से जुड़ता है, जिनके परिवार ने ईरान के शाह के परिवार की हुकूमत के 200 साल पहले ईरान पर राज किया था। इनका देश के तेल को लेकर कंपनी से विवाद हो जाता है। मुसद्दिक को लगता है कि धरती ईरान की, तेल ईरान का, फिर इस पर अधिकार भी ईरान का ही होना चाहिए। इसके राष्ट्रीयकरण के लिए वो काफी मुखर होते हैं। इसी सब राजनीतिक उठापटक में 1953 में ईरान के प्रधानमंत्री को हटना पड़ता है। इस कार्रवाई में ब्रिटेन के खास दोस्त बने अमेरिका की बड़ी भूमिका होती है। इसके बाद सारी शक्ति ईरान के राजा के पास चली जाती है। इन सारी बातों को ईरान की आवाम बड़े ध्यान से देख रही होती है और उसके मन में अपने शाह के खिलाफ छवि बनती है। उनको लगता है कि उनका शाह अमेरिका की कठपुतली है। रही सही कसर 1963 में सुधार के नाम पर लागू की गई नई योजनाओं ने पूरी कर दिया। इन सारी योजनाओं और सुधारवादी कदमों का विरोध खुमैनी करना शुरू कर देते हैं। ये सारे सुधारवादी कदम पश्चिम के मुताबिक तैयार किए गए थे, जिसे इस्लामिक मौलानाओं ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। डायचे वेले के अनुसार इस विरोध की अगुवाई करने के कारण खुमैनी को 1964 में ईरान से देश निकाला दे दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस वेबसाइट के अनुसार ईरान के अखबार खुमैनी को भारतीय मुल्ला, ब्रिटिश एजेंट और आशिकाना गजलों में खोए रहने वाला बुढ़ा तक लिख रहे होते हैं, जिससे स्वाभाविक रूप से ईरान की जनता में गुस्सा पैदा होता है। इन सारी उठापटक के बीच शाह मोहम्मद रजा पहलवी एक शाही दावत की घोषणा करते हैं। वक्त होता है ईरानी साम्राज्य के 25वीं सालगिरह का। दुनिया के मशहूर राजाओं की कतार में ईरान का भी जिक्र जरूरी हो जाता है, क्योंकि ईरान ने कई धर्म देखे। पारसी धर्म यहीं पर जन्मा, लिहाजा अपनी शान में कसीदे पढ़वाने और अपना रुआ पश्चिमी देशों के बीच बढ़ाने के लिए एक शानदार दावत का इंतजाम रेगिस्तान के बीच किया जाता है। यह पार्टी अभी भी दुनिया की सबसे महंगी पार्टियों में शुमार की जाती है। माना जाता है कि इस पर तकरीबन 5000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 70 के दशक का ईरान काफी लिबरल हुआ करता था, बिल्कुल वैसा ही जैसा तालिबान के पहले अफगानिस्तान था। ईरान के शाह खुद स्विट्जरलैंड में पढ़े थे। फारस, जो ईरान का ही एक नाम है, उसका पहला बादशाह था साइरस। वो जहां बैठकर दरबार लगाया करता था, ठीक उसी जगह पार्टी करने की योजना बनती है। इस जगह का नाम है पर्सपोलिस, जहां साइरस का मकबरा है। अब आप इस पार्टी की शानदारी का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि इसकी तैयारी में ही ईरान के शाह को साल भर लग जाते हैं। पार्टी होनी थी 1971 में और तैयारी शुरू हो जाती है 1970 से। रेगिस्तानों के बीच इसकी तय जगह को साफ किया गया। पहले सांप, बिच्छू, जहरीले जानवरों को मारा गया। एक नई हवाई पट्टी बनाई गई। उस जगह से तेहरान को सीधे जोड़ने वाली एक नई सड़क भी बनाई गई। जब ये सारा कुछ इंतजाम हो गया, तब मेहमानों के रहने के लिए खास तरह के टेंट बनाए गए। इनकी तादाद तकरीबन 50 के आसपास होती है, जो 150 एकड़ के दायरे में बनती है। इतना ही नहीं, इन टेंटों में रेशम का बेशुमार इस्तेमाल हुआ, इतना कि इसको सीधे बिछाया जाता तो 30 किलोमीटर से भी ज्यादा की सड़क बन जाती। हर तंबू के भीतर 2 बेडरूम, 2 बाथरूम और 1 सैलून थे। इतना ही रहता तो भी गनीमत थी। हद तो तब हो गई जब 10,000 पेड़ हरियाली के नाम पर लगाए गए और 50,000 गौरैया भी उन पेड़ों पर बैठने के लिए लाई गई। इस पार्टी की ज्यादातर खरीदारी फ्रांस की राजधानी पेरिस से की गई। खानसामे और अजवाइन और प्याज तक वहां से लाए गए। स्विट्जरलैंड से 200 वेटर बुलाए गए। ईरानी फौजों ने इस दावत के इंतजाम के लिए जमकर सामान और बर्तन ढोए। इस दावत में तकरीबन 2700 किलो बीफ, सुअर का मांस, भेड़ के बच्चे, दर्जनों क्विंटल मुर्गियां, मछलियों के अंडे। इसमें ईरान में बस मछली के अंडे आए थे, यानी ईरान से आए थे। बाकी सब सामान पेरिस से लाया गया। यही नहीं, एक ट्रक बर्फ भी लाई गई थी। अब जब लजीज खाने के इंतजाम हो गए, तब कुछ खास पीने पिलाने के भी बंदोबस्त किए गए। इस शाही दावत में ज्यादा नहीं, 25,000 विस्की की बोतलें, शैंपेन की 2500, बरगंडी की 1000 के आसपास बोतलें मेहमानों ने पिया था। इस दावत में दुनिया के सभी ताकतवर मुल्कों के लोग शामिल हुए। नामी गिरामी बादशाहों के खानदान से लगाए दुनिया के ताकतवर लोगों ने इसमें शिरकत की। अपने देश के तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी भी इसमें शामिल हुए थे। इसमें जो मुख्य शाही मेहमान बनाए गए थे वो थे इथियोपिया के राजा, जिनके कुत्ते का पट्टा भी हीरे से चढ़ा हुआ था। यह शानदार जश्न 3 दिनों तक
रेत पर चला। जश्न जब खत्म हुआ तब सारी गौरैयां मर चुकी थी। वजह, वो रेगिस्तान की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाई। इस पार्टी से क्या हासिल हुआ, ये सवाल उठना स्वाभाविक भी और वाजिब भी है। तो जवाब यह है कि ईरान को इससे कई नए ग्राहक मिले अपने तेल खरीदने के लिए। खाली हैसियत की नुमाइश का ही ये आयोजन नहीं था। आप यूं भी समझ सकते हैं कि ये एक तरह से लिमिटेड ट्रेड ऑफर समिट भी था। जब इस पार्टी की विलासिता की खबरें दुनिया सहित ईरान भर में फैलती हैं, तब इसी पार्टी का विरोध वहां के मौलानाओं ने जबरदस्त रूप से करना शुरू कर दिया, जिसकी कमान संभालते हैं खोमैनी। दरअसल ईरान के बेचे जा रहे तेल का फायदा मुख्य रूप से वहां के शहरी इलाके में रहने वाले लोगों को ही ज्यादा मिल रहा था, जिसके चलते गांव में रहने वाले 40% आबादी कुपोषण की शिकार हो गई। इन सारी बातों को लेकर ईरान में तकरीबन 8 साल तक आंदोलन चलता रहा। इसी के चलते 16 जनवरी 1989 को शाह को परिवार सहित ईरान से अमेरिका भागना पड़ा। जाने से पहले इन्होंने सापोर बख्तियार को वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। आगे चलकर इन्होंने ही खोमैनी को ईरान में वापस आने की इजाजत भी दी। 12 फरवरी 1989 को फ्रांस से एक चार्टर्ड प्लेन से खोमैनी ईरान आते हैं। यहां आते ही वो एक नया प्रधानमंत्री बनाते हैं, जिनका नाम होता है मेहदी बाज़ारगान। देश में 2 प्रधानमंत्री होने से दुविधा हो जाती है, जिसके चलते शाह की सेना युद्ध शुरू कर देती है। इसके उलट ईरान की वायुसेना खोमैनी को अपना नया नेता मान लेती है। इस लड़ाई में शाह की सेना हार जाती है। इसी साल ईरान के भीतर एक जनमत संग्रह होता है, जिसमें खोमैनी को सर्वोच्च नेता और ईरान को इस्लामिक गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के पद को खत्म कर राष्ट्रपति का पद लाया जाता है। तब से अब तक ये व्यवस्था कायम है। अब बात कर लेते हैं इसी पहलवी खानदान के वारिस रजा पहलवी की। इनकी पहचान लोकतंत्र, अमेरिकी, इजरायली समर्थक के रूप में है। ये ईरान में लोकतंत्र के पैरोकार के रूप में अपने को पेश करते हैं। क्या मान लिया जाए कि देर सबेर अमेरिका और इजराइल इनको ईरान में शासन प्रमुख बनाएंगे? ये भविष्य की बात है, पर इस परिवार की सक्रियता ईरान के भीतर लंबे समय से चल रही है। इनकी ही बिटिया है नूर पहलवी, जो हिजाब के खिलाफ चले सोशल मीडिया आंदोलन में सुर्खियों में रही। वैसे ईरान के ही लोगों को यह चुनने का अधिकार होना चाहिए कि उनको क्या चाहिए, पश्चिमी देशों वाला लोकतंत्र या इस्लामिक गणराज्य। जो भी हो, पर हो बिना गोली बंदूक के और मिसाइल के, साथ ही बिना किसी के जान लिए बगैर। हालांकि इतना तो तय है कि अमेरिका को किसी लोकतंत्र से लेना देना नहीं है। उसको खाली अपनी व्यवस्था चाहिए। जो देश उसके इशारों पर डांस करेगा वहां सब कुछ ठीक है। जो देश डांस नहीं करेगा वहां पर लोकतंत्र के नाम पर डांका डालने की तैयारी हो जाएगी। बार बार अलग अलग दुनिया के हिस्सों में हमने देख लिया है, एक बार फिर से देख रहे हैं। इस मामले पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।